प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसमें आज हमारा बिंदु होगा कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का निर्माण। तो हम देखेंगे कि कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का किस प्रकार से निर्माण किया गया। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों, बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रधान सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी एवी अलेक्जेंडर को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा गया। अर्थात इसके 3 सदस्य थे। एक थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो इसके अध्यक्ष थे, किसके, कमीशन के। कैबिनेट मिशन जो आया था उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और उसके 2 सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड से भारत आया और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन ने भारत आते ही भारतीय समस्या का सर्वसम्मत हल ढूंढने के उद्देश्य से कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से वार्ता शुरू की, जो 17 अप्रैल 1946 तक चलती रही। भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका, अर्थात उन पर एक राय नहीं हो सकी। इसके फलस्वरूप भारत की वैधानिक समस्या के समाधान के लिए 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने विविध राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से वार्ता के उपरांत अपनी योजना प्रस्तुत की। अर्थात उन्होंने विभिन्न जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे उनसे वार्ता की, विचार विमर्श किया और उसके उपरांत अपनी योजना प्रस्तुत की, जो कैबिनेट मिशन योजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आ गया कि कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। यह 24 मार्च 1946 को ब्रिटेन से दिल्ली पहुंचा और 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी एक योजना प्रस्तुत की। अब इस योजना में उन्होंने किन किन बातों को बताया, किन किन बातों का उल्लेख किया, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस योजना की मुख्य बातें थी, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, कौन कौन सी मुख्य बातें थी। तो कैबिनेट मिशन ने यह अनुभव किया कि यद्यपि संविधान निर्माण गठन करने की सर्वाधिक संतोषजनक विधि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव के पश्चात गठन होता, किंतु इसमें अत्यधिक विलंब की आशंका थी। अर्थात उन्होंने देखा कि अगर के संविधान सभा का जो गठन है उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर हो तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने देखा कि सैद्धांतिक में सही, व्यवहारिक में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इससे अत्यधिक समय लगेगा और विलंब होगा। अतः सर्वाधिक उपयुक्त तरीका यह था कि हाल में, अर्थात उस समय निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक निकाय के रूप में किया जाए। ये उन्होंने अपना एक प्रस्ताव दिया। आगे उन्होंने प्रस्ताव में बात बताई कि भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए, जिसमें ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों तथा देशी रियासतें सम्मिलित। इस संघ का अधिकार वैदेशिक विषयों, रक्षा
तथा यातायात संबंधी विषयों पर हो। अर्थात अपन कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना ने संघ राज्य की स्थापना पर बल दिया और उन्होंने कहा कि भारत के अंतर्गत संघ राज्य की स्थापना की जाए और इसमें संघ के जो अधिकार होंगे वो विदेशिक विषय होंगे, रक्षा होंगे, यातायात संबंधी होंगे। अब उन्होंने अगली बात बताई कि संघ राज्य शासन की कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका सभी में ब्रिटिश भारतीय प्रांतों तथा देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि शामिल। अगला अर्थात कि जो संघ के केंद्रीय सरकार होगी, संघीय कार्यकारिणी होगी, व्यवस्थापिका होगी, उसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। किसमें? संविधान सभा है। संघ राज्य को दिए गए विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर प्रांतों को अधिकार होगा। उन्होंने ये कह दिया कि जो संघ राज्य को हमने जो विषय दिए हैं, कार्य दिए हैं, उसके अलावा जो भी कार्य होंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? प्रांतों का होगा। अगली उन्होंने जो प्रस्ताव बताया उसमें कहा कि संघ राज्य की व्यवस्थापिका सभा में ऐसे प्रत्येक प्रश्न का समाधान जिसका संबंध किसी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक समस्या से होगा, उस संप्रदाय के सदस्यों के बहुमत के द्वारा ही किया जाएगा। उन्होंने अगली बात जो प्रस्ताव दिया उसमें प्रांतों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे परस्पर मिलकर अपने पृथक शासन संबंधी गुट बना सकें। जिसमें उसने बताया कि कौन कौन से वो पृथक शासन संबंधी गुट के बारे में, तो उसमें कहा प्रांतों के लिए अलग संविधान बनाए जाने की भी इस योजना में व्यवस्था की गई कि प्रांतों को भी अपना अपना अलग संविधान बना सकते हैं। इसके लिए संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद प्रांतीय सदस्य अपने आप को 3 वर्गों में बांट लेंगे। और उन्होंने 3 वर्गों की उल्लेख किया। उसमें कौन कौन से वर्गों किया कि एक तो उन्होंने बताया पहला कि हिंदू बहुमत वर्गों के प्रतिनिधि। इसमें उन्होंने कहा हिंदू बहुमत वाले प्रांतों मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रांत के प्रतिनिधि होंगे। ये उसने पहला बताया। दूसरा जो उन्होंने बताया मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसमें थे सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के प्रतिनिधि होंगे। और वो तीसरा समूह की बात की उन्होंने, वर्ग की बात की, उसमें था मुस्लिम बहुमत वाले उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांत, बंगाल और असम के प्रतिनिधि होंगे। इस प्रकार से उन्होंने 3 वर्गों की बात की। ये तीनों संवर्ग अपने अपने प्रांतों तथा वर्गों के लिए संविधान का निर्माण करेंगे और बाद में संघीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। ये इन्होंने अपनी प्रस्ताव में उल्लेख कर दिया। उन्होंने अगली बात कही कि यह निश्चित किया गया कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया गया। इसके आधार पर दिया गया जनसंख्या के आधार पर कि जिस प्रांत की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उस प्रांत से उतने ही ज़्यादा प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए भेजे जाएंगे। उसमें देशी रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया, किंतु उनके प्रतिनिधियों के चुनाव का ढंग ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी रियासतों की ओर से नियुक्ति की गई समिति के बीच में आपसी बातचीत द्वारा तय होगा। इस बात का उन्होंने उल्लेख कर दिया। भारतीय जो संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। अर्थात अप्रत्यक्ष इसलिए हो गया कि संविधान सभा के सदस्यों का जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन नहीं करेगी। उसका उन्होंने कारण भी बता दिया, क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा संसाधन भी नहीं थे और अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाते तो निश्चित है कि उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता थी और उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि इतना समय नहीं था कि संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने रास्ता निकाला कि अप्रत्यक्ष रूप से
संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। इससे संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। उन्होंने अपनी योजना में ये प्रस्ताव दिया कि इस संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे, 389, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के होंगे, 93 देसी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरों के सदस्य होंगे। जिस उस समय की 4 चीफ कमिश्नरें थी, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। तो इस प्रकार से 292, 93 और 4 सबको मिलाकर कुल 389 सदस्यों की बात उसमें की गई। एक अगला उन्होंने प्रस्ताव दिया कि एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाए, जिसमें 14 सदस्य होंगे। इस बात का उल्लेख किया गया। आगे उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटेन के बीच सत्ता हस्तांतरण के फलस्वरूप उठने वाले मामलों के संबंध में एक संधि होगी, अर्थात एक समझौता होगा कि भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटेन के बीच जो सत्ता का हस्तांतरण किया जाएगा उसमें कोई समस्या आएंगी, कोई मुद्दे आएंगे, तो उनको एक समझौते के द्वारा उनका हल किया जाएगा। अब हम संक्षिप्त में देखें कि उस समय जो ब्रिटिश प्रांत कितने थे, 11 थे, जिसके 292 सदस्य थे। देसी रियासतें 93 थी, 93 सदस्य थे। चीफ कमिश्नरी 4 थी, 4 सदस्य थे। तो अब उस समय जो अपन देखें कि ब्रिटिश प्रांत कौन कौन से थे, तो एक था मद्रास। तो मद्रास के कितने प्रतिनिधि संख्या थी, 49। दूसरा था बम्बई, उसके प्रतिनिधि संख्या थी 21। तीसरा था संयुक्त प्रांत, उसके सदस्यों की संख्या थी 55। चौथा था बिहार, उसके सदस्यों की संख्या थी 36। अगला 5वां मध्य प्रांत, जिसमें जो प्रतिनिधि भेजने या सदस्यों की संख्या थी 17। उड़ीसा, उसके सदस्यों की संख्या थी 9। पंजाब, उसके सदस्यों की संख्या थी 28। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, तो उसके सदस्यों की संख्या थी 3। सिंध, उसके सदस्यों की संख्या थी 4। बंगाल, उसके सदस्यों की संख्या थी 60 और असम, उसके सदस्यों की संख्या थी 10। इस प्रकार से कुल जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके सदस्यों की संख्या 292 में हो गई। अब अपन देखें कि कैबिनेट मिशन योजना जो लागू की गई उसमें कुछ मूल्यांकन करें कि उसमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या कमियाँ थी। तो उस समय परिस्थितियों के अनुसार उसको स्वीकार करना आवश्यक था। उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी, तो उसके बारे में अपन देखें कि कैबिनेट मिशन योजना का एक सबसे बढ़िया गुण या अच्छाई ये थी कि भारत की एकता को सुरक्षित रखा और पाकिस्तान के निर्माण की मांग को स्वीकृत कर दिया। कैबिनेट मिशन ने कहा भारत एक संघ होगा और उन्होंने जो पाकिस्तान की मांग उठाई उसको उसमें कोई स्थान नहीं दिया। दूसरा उसकी अच्छाई थी कि कि संविधान सभा में ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों और यूरोपियनों का नहीं होगा, कि उसमें सभी होंगे वो भारतीय व्यक्ति होंगे, और उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सीमित कर दिया और संविधान सभा की प्रभुसत्ता स्थापित किया और राष्ट्रमंडल से अलग होने का भी अधिकार उसके अंतर्गत दिया कि भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य रह सकता है और चाहे तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता से हट सकता है। ये उसकी कुछ अच्छाइयाँ थी। इसके साथ साथ अगर देखें तो उसमें कुछ कमियाँ भी थी। निश्चित है कोई व्यवस्था आती है उसमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, उसको कुछ दोष भी होती हैं। तो उसमें एक तो ये सबसे बड़ा दोष था